हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। एजुकेशन राइज पर आपका स्वागत। अभी जो ये है हम करेंगे हिंदी साहित्य का जो काव्यांग परिचय है आपका, जिसमें काव्य के गुण, काव्य के दोष, छंद और अलंकार ये सभी टॉपिक शामिल हैं। तो इसके जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं, उन सारों का अभ्यास हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन है ज़्यादातर वो रिक्त स्थान टाइप हमने लिए हैं और ये चारों टॉपिक से शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न है कि जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है वहाँ गुण होता है। तो वहाँ पर होता है बच्चों माधुर्य गुण। तीन जो गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो जहाँ पे हृदय द्रवित हो उठता है, जहाँ पे हृदय आनंदित हो उठता है जिस काव्य रचना को सुनने या पढ़ने से, वहाँ पर होता है माधुर्य गुण। जैसे एक उदाहरण के लिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवनी हंसे दैन कहे नटी जाए। तो इस प्रकार की जो रचनाएं होती है, इनको सुनने से हृदय द्रवित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, वहाँ होता है माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है अक्रमत्व दोष में हीनता होती है। तो जो अक्रमत्व दोष होता है, काव्य के जो अलग अलग दोष होते हैं उसमें कई प्रकार के दोष होते हैं, उसमें से एक दोष है अक्रमत्व दोष। इसमें क्या होता है कि वाक्य में शब्दों का जो क्रम होना चाहिए वो क्रम टूट जाता है। व्याकरण की दृष्टि से जो क्रम होना चाहिए वो क्रम टूट जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो वहाँ पर जो है वो अक्रमत्व दोष होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है अनुस्वार युक्त वर्ण माना जाता है। तो अब देखो छंद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वर्ण होते हैं। तो वर्ण जो है ना वो लघु और गुरु होते हैं, दीर्घ या जो है वो लघु होते हैं। और ये जो मात्राओं की संख्या के आधार पर इनके लघु या गुरु होने का बोध होता है। तो जो अनुस्वार युक्त वर्ण होते हैं वो गुरु माने जाते हैं। और गुरु वर्ण जो है ना उसको एस की आकृति से जो है वो दर्शाया जाता है ना, उसकी एस की आकृति बनती है, वो दो माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राएं अथवा वर्ण समान हो वो छंद क्या कहलाते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि चाहे वो वर्णिक छंद हो या चाहे वो मात्रिक छंद हो, अगर उसके प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या समान है तो वो सम वर्णिक या सम मात्रिक छंद कहलाता है। अगर वो मात्रिक छंद है तो वो सम मात्रिक छंद कहलाएगा, अगर वो वर्णिक छंद है तो वो सम वर्णिक छंद कहलाएगा। जैसे बात करते हैं गीतिका, हरि गीतिका की, तो इनके जो है ना 26, 26, 28, 28 वर्ण मात्राएं जो वो निश्चित रहती है, इसलिए सम मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण में रहकर भी मैं उत्तर का अभिलाषी हूँ, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर है श्लेष अलंकार। अब आपको पता होगा कि श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अनेक अर्थ अगर निकल रहे हो तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना, अर्थात एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि मैं दक्षिण में रहकर भी उत्तर का अभिलाषी हूँ। तो उत्तर शब्द जो है ना इसके दो अर्थ आ रहे हैं यहाँ पे। एक शब्द तो है उत्तर यानी उत्तर दिशा, और इसका दूसरा अर्थ है उत्तर यानी जवाब, है ना। मैं जवाब का अभिलाषी हूँ, मुझे जवाब की आकांक्षा है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें है बच्चों यमक अलंकार। अब आप दोनों में अर्थ समझिए, श्लेष में और यमक में। श्लेष में तो क्या हुआ था कि शब्द केवल एक बार आया है उत्तर, और इसके दो अर्थ हो रहे हैं, जबकि इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पे घटा और घटा, ये भी घटा है, यहाँ पर भी घटा है। तो ये घटा शब्द दो बार आया है और दो अर्थ उसके निकल रहे हैं। पहली घटा का मतलब है काली घटा यानी काले काले बादल, और दूसरी घटा घमंड घटा, घटा का मतलब होता है घटना, मतलब घटना कम हो गया, घट गया, कम होना। तो इसलिए दो बार शब्द आया और दो अर्थ हैं तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। शब्द एक बार आया और दो अर्थ हैं तो वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं। तो हम उन्हें काव्य के गुण कहते हैं। हमने इसके काव्य गुण की परिभाषा ये है कि काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले गुणधर्म जो हैं वो काव्य के गुण माने जाते हैं।
काव्य में मुख्यार्थ का होना ही दोष है। तो काव्य में मुख्यार्थ का नाश होना या मुख्यार्थ का नष्ट होना या मुख्यार्थ को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होना ही जब वो काव्य का दोष कहलाता है। ठीक है, तो काव्य दोष किसे कहते हैं कि जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए, मुख्य अर्थ ग्रहण करने में कोई न कोई अड़चन आ जाए, तो वहाँ पे काव्य का दोष होता है। और ये काव्य के दोष हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है कविता के प्रत्येक चरण में मात्रा, वर्ण, यति, गति और लय को कहते हैं। तो बच्चों इनको हम कहते हैं छंद। तो देखो छंद की परिभाषा क्या है कि किसी काव्य पंक्ति में जब मात्रा, वर्ण, यति, गति और लय का ध्यान रखा जाता है तो वो होता है काव्य। अब देखो वो होता है छंद। तो अब मात्रा क्या होती है, तो मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है ना। मात्राएं जो है ना लघु और गुरु होती हैं। उसी तरीके से वर्ण है, तो वर्णों के आधार पर भी छंदों की रचना होती है। और उसके बाद यति होती है। यति का मतलब होता है हल्का विराम। जब हम किसी काव्य पंक्ति में जब थोड़ा सा हल्का जो विराम होता है, जहाँ पे एक कॉमा होता है वहाँ पे हम रुकते हैं, तो वो यति कहलाती है। गति का मतलब होता है एक लय, है ना, जिस लय से हम उसे पढ़ रहे हैं वो उसकी गति होती है। और लय होता है कि जो पंक्ति के जो अंतिम जो समानार्थक जो ध्वनियाँ होती है वो लय कहलाती है। नेक्स्ट है चौपाई छंद में मात्राएं होती है। तो जो चौपाई छंद होता है उसमें 16 मात्राएं होती है। और ध्यान रखना ये एक मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें मात्राओं की गिनती के आधार पर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे अलंकार होता है। तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल ये तो सिंपल सा है, काफ़ी इजी है। और ध्यान रखना अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो ये 5 इसके भेद हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म होते हैं वो काव्य के अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण। अलंकार का मतलब होता है, अब जब जैसे अलंकार जो है वो जब हम अलंकार धारण करते हैं तो शोभा बढ़ती है शरीर की, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसाद गुण में पदावली का प्रयोग होता है। तो जो प्रसाद गुण होता है ना उसमें कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया था। कोमल कांत का मतलब होता है जो हल्के शब्द होते हैं, जो मृदु शब्द होते हैं। और इस जो प्रसाद गुण होता है ना उसमें सुबोधता होती है, सरलता होती है, सहजता होती है। अर्थ ग्रहण करने में हमें जो है वो क्या होता है, सरलता, सुबोधता और सहजता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाक्य दोष के प्रकार होते हैं। तो वाक्य दोष जो है बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं। अर्थगत दोष, शब्दगत दोष, पदगत दोष, है ना, और रसगत दोष। नेक्स्ट है गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो गीतिका में 26 मात्राएं होती है। ध्यान रखना ये एक सममात्रिक छंद है। और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है, वो भी एक सममात्रिक छंद है। तो इनके प्रत्येक चरण में 26-26, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है और हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है कि छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता को क्या कहते हैं। तो अंत में जो ध्वनि की समानता आती है उसे हम तुक कहते हैं, है ना। जैसे मतलब जो किसी भी पद की जो अंतिम पंक्तियां होती है, अंतिम पंक्तियों का जो अंतिम लय होता है वो एक जैसा होता है। अब हो सकता है 2-2 लाइन के हिसाब से एक जैसा हो, या चारों का एक जैसा हो, या पहली और तीसरी एवं दूसरी और चौथी का एक जैसा हो। नेक्स्ट है कि संत हृदय नवनीत समाना काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। अगला है उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समघात। इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार जो है बच्चों, विशेषोक्ति अलंकार के लक्षण बताइए। तो विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। और ये विभावना का विपरीत है। विभावना में क्या होता है कि बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यह है विभावना अलंकार का उदाहरण। और जहां पर कारण उपस्थित है फिर भी कार्य नहीं होता है तो वहां पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है
अर्थ की सुबोधता और सुस्पष्टता गुण की विशेषता है। तो वहां पे होता है प्रसाद गुण। अभी हमने बात करी थी, पिछला जो प्रश्न आया था उसमें, कि जो प्रसाद गुण होता है ना, उसमें सुबोधता होती है, सरलता होती है, सहजता होती है और सुस्पष्टता होती है। ये 4 शब्द आप तो याद रख लीजिए, आपका प्रसाद गुण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काव्य में दोष का आस्वादन करने में बाधक होते हैं। तो दोष का आस्वादन करने में जो बाधक होते हैं वो काव्य, रस का जो आस्वादन करने में बाधक होते हैं वो काव्य के दोष कहलाते हैं। तो काव्य के दोष क्या करते हैं? किसी भी काव्य में रस का आस्वादन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। और रस का उत्कर्ष करने वाले, रस को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छंद के माध्यम से काव्य में गेयता और लयता का समावेश होता है। छंद का जब प्रयोग किया जाता है किसी भी काव्य में, तो वो काव्य जो होता है उसमें गेयता आ जाती है, मतलब गीत के रूप में, जिसे हम गा सकते हैं। तो ये जो होता है ना छंद, इसमें छंद में क्या होता है कि उसका लय, उसकी यति, उसकी गति, ये इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ना। यति, गति और उसका लय, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं छंद में। नेक्स्ट है वर्णिक छंद में गण होते हैं। तो वर्णिक छंद में बच्चों गण होते हैं, 8 गण होते हैं। आपने देखा, सुना होगा नाम है ना, यगण, भगण, तगण, मगण, रगण। ये 8 प्रकार के गण होते हैं और इसका एक सूत्र होता है इसे याद रखने के लिए, य माता राज भान स लगा। तो य माता, तो य से बनेगा यगण, फिर आता है माता रा, तो इससे बनेगा मगण। पहला जो वर्ण होता है ना उसी से आपको गण बनाना है। तो यगण, मगण, इस तरीके से ये पूरे सूत्र के हिसाब से 8 गण जो है वो बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि अलंकारों के प्रयोग से की शोभा बढ़ती है। तो अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य जो है, क्योंकि अलंकारों का अर्थ ही होता है आभूषण, और काव्य में जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहां संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है वहां पर होती है समासोक्ति। मतलब एक संक्षिप्त उक्ति, छोटी सी उक्ति, छोटे से कथन के द्वारा जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का अर्थ जो है वो ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, अब कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो देखो, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय को विशेष दिखाया जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अभी हमने ऊपर एक उदाहरण देखा था, आपने देखा होगा कि जहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से, कि उपमान जो है ना, वैसे तो किसी की तुलना उपमान से की जाती है। उपमान को जो है वो उपमान के समान उपमेय को दिखाया जाता है, पर व्यतिरेक में इसका उल्टा होता है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय को विशेष दिखाया जाए तो वहां व्यतिरेक होता है। उल्टा मतलब होता है व्यतिरेक। तो यहाँ पे देखो, हमने व्यतिरेक अलंकार का एक उदाहरण देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये रहा कि संत हृदय नवनीत समाना, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। जहाँ पे मूर्त चीज़ों में मानवीय भावों का आरोपण कर दिया जाता है तो वो व्यतिरेक अलंकार मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो बादल छाए हुए हैं आसमान में और संध्या जब ढल रही है तो उसे ऐसा दिखाया गया जैसे वो परी के समान नीचे उतरती सी प्रतीत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है, समाचार लेखन में प्रयुक्त किए जाने वाले ककारों की संख्या कितनी है? बच्चों 6 ककार होते हैं। क्या, कौन, कब, कैसे। तो ये 6 प्रकार के ककार होते हैं, उसमें से 4 पहले वाले और 2 दूसरे वाले। विशेष लेखन की जरूरत किन क्षेत्रों में पड़ती है? तो तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्रों से जुड़ी जो घटनाएं हैं उनको समझने के लिए जो है वह विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में पत्रकारिता में किसकी मांग की जा रही है? तो वर्तमान समय में पत्रकारिता में विशेषज्ञता, एक्सपर्ट होना चाहिए कोई भी किसी भी विषय में, तो उसकी मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। बच्चों जो PDF है ना इसकी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे हाय हेलो लिख करके, तो हमारी सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। हमारे ऐप की लिंक मिलेगी जहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। सभी आपको जो चैप्टर वाइज आपके PDF नोट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, हमारे सभी कोर्सेज का लिंक मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो नंबर है हमारा 9079622989। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।